हेलो रतन। रतन टाटा। आपको क्या कहूँ। मैं आपसे आज तक बहुत प्रभावित था। शायद प्रभावित होने का कारण वही था जो दूर से लोग आपके बारे में सुनते हैं। वो ये कि आप भारत की मानसिकता को समझते हैं। आपके प्रोडक्ट जो हैं वो भारत के हिसाब से बने हुए हैं। इन सब वजह से मैं आपकी तारीफ करता था। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं पहली बार आपके किसी प्रोडक्ट को परचेज़ किया और वो प्रोडक्ट है टाटा हैरियर। टाटा हैरियर का मैंने टॉप मॉडल परचेज़ किया। लगभग 23.5 लाख रुपए मैंने इसके लिए भुगतान किए। और ये जो जब मैंने प्रोडक्ट लिया तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ये प्रोडक्ट मत लीजिए, क्योंकि ये लोग जो हैं सर्विसेज और ये सब चीज़ें अच्छी नहीं करते हैं। और मैं एमजी की तरफ जा रहा था, एमजी हेक्टर लेने की तरफ जा रहा था, तो बात फिर एक वही आई दिल में कि हम विदेशी प्रोडक्ट ले रहे हैं, जबकि वो सस्ता था। वो 20 लाख रुपए का प्रोडक्ट था और आपके कार से ज़्यादा उसमें जो है फैसिलिटीज़ दी हुई थी। लेकिन फिर भी कहीं दिल में एक छोटा सा हिंदुस्तानी होने का जो फ़र्ज है वो मेरे जोर मारता है। चाहे निश्चित ही हम कितनी खराब व्यवस्था के बीच रहते हों, और फिर भी कहीं ना कहीं एक जज्बा है। विरोधी भी इसलिए मैं हूँ, समर्थक भी इसीलिए मैं हूँ। और शिकायतें मेरी इसलिए हैं कि मैं सुधार चाहता हूँ, मैं अपने देश में और सुधार चाहता हूँ। तो मैंने ये जो प्रोडक्ट लिया, इसके बाद जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई वो थोड़ी बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगेंगी किसी को, और लेकिन वो प्रॉब्लम्स मेरे लिए बहुत बड़ी हो गई, तो उनको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। आपके जो मैंने प्रोडक्ट लिया वो मैंने लिया नोएडा से। अब कार मैंने नोएडा से परचेज़ की। मैं रहने वाला शाहजहाँपुर का हूँ, जो नोएडा से 350 किलोमीटर दूर पड़ता है। और मेरा कार्यस्थल जो है, आश्रम में रन करता हूँ, वो मेरा जो आश्रम है वो 350 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में है। और ये लगभग तीनों एक ट्रायंगुलर है, मतलब किसी भी जगह जाना हो तो 350 किलोमीटर का रन करना पड़ता है। तो मैंने कार नोएडा से परचेज़ की, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा फ्लैट है, मैं रहता हूँ। और परचेज़ करने के बाद फिर ये था कि मेरा, क्योंकि आईडी जो था शाहजहाँपुर का था, इसलिए मैं चाहता था कि वहाँ पे मैं उसके नाम से करवाऊँ। तो मैंने वहाँ के जो भी आपका स्टाफ होता है, उन्होंने वहाँ आरटीओ के लिए मुझे, कि आपकी नंबर प्लेट्स और इन सब बातों के लिए मैंने उनको जो फॉर्मेलिटीज़ होती थी वो पूरी की। और ये कार मैंने ली थी 14 सितंबर को, मैंने इस कार को लिया था। और मुझसे कहा गया था कि 10 दिन के अंदर सर आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी। मैंने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद 10 दिन से ऊपर हो गए, 14-15 दिन हो गए। तो मुझे लगा कि शायद अभी नंबर प्लेट में समय लगेगा। इसी बीच मुझे ऋषिकेश में मैं था, ऋषिकेश से मुझे शाहजहाँपुर आना था। रीज़न ये था कि थोड़ा काम भी था। मैंने कहा शाहजहाँपुर आऊँगा, फिर शाहजहाँपुर से मैं एक जर्नी नोएडा की करके नंबर प्लेट लगा के आश्रम वापस चला जाऊँगा। मैं वहाँ आ गया। आने के बाद मैं बीच बीच में कॉल करके मालूम करता रहा, जो मुझे सेल्स जो मैन दिया गया था, बल्कि गर्ल थी वो, कि वही कंसल्ट कर रही थी पूरे वक्त मुझसे। और बहुत अच्छी लड़की है, और कहीं ना कहीं वो भी एक कारण बनी जिसकी वजह से मैंने ये गाड़ी परचेज़ की, क्योंकि उसकी डीलिंग बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे फिर हुआ ये कि जब मैं शाहजहाँपुर से मुझे लगा कि नंबर प्लेट का अभी भी नहीं आया, तो मैं मेरे आश्रम जाऊँ, बाद में देखूँगा, 15 तक का वैलिड होता है। मैं आश्रम के लिए निकला। अभी आश्रम जाने के लिए निकला था, बीच में एक स्टॉप आता है मुरादाबाद, वहाँ पे मुझे कॉल आ जाता है कि उसी लड़की का, कि सर आप आ जाइए और आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी, मंडे को वो लग जाएगी। तो मैं संडे को निकला था, तो मैंने आश्रम ना जाके मैंने नोएडा आने का फैसला किया। और यहाँ जब मैं आया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आश्वासन सुनने को मिले कि सर अभी नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, सरकारी काम में देरी हो रही है। और मुझे लगातार आश्वासन आश्वासन आश्वासन, और ये आश्वासन देते हुए आज बृहस्पतिवार है और मुझे आश्वासन पे ही यहाँ रखा गया है। मैंने इसकी कंप्लेंट कल डाली थी
और कंप्लेंट डालने के बाद मुझे जो रिप्लाई आया वो ये आया कि सर आप अभी ऐसा करिए कि चले जाइए अपने आश्रम वापस और हम वहाँ आपको नंबर प्लेट पहुँचवा देंगे। मैं बताना चाहता हूँ रतन जी आपको कि आश्रम जो है हमारा जिस जगह पे है वहाँ से आपका जो शोरूम है नियर बाई वो लगभग 50-60 किलोमीटर पड़ता है। और मैं थोड़ा सा ऋषिकेश से आगे एक विलेज एरिया है वहाँ पे मेरा आश्रम है। तो नंबर प्लेट पहुंचाने की जब बात हुई तो मैंने कहा सर एक बात बताइए कि आप क्या ऐसा नहीं कर सकते कि नंबर प्लेट जो है वो किसी को भेज के लगवाएं, क्योंकि आप नंबर प्लेट मुझ पर भेज देंगे तो वो मेरे लिए लगवाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर अगर ये नंबर प्लेट, उन्होंने कहा कि आपकी 15 तारीख लास्ट डेट है, यानी कि आज मैं 8 तारीख को आपको बात कह रहा हूँ, 7 दिन बाद लास्ट डेट है, अभी तक मेरी फाइल नहीं लगी है। और उस पे बात यह है कि 15 को आपको 15 तक हम गारंटीड आपको आपका नंबर बता देंगे कि क्या आया है। फिर उसके बाद हम प्लेट भेजेंगे कोरियर से। उसमें कोई कमिटेड नहीं है कि कोरियर पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा। अगर सपोज दैट कोरियर की प्लेट अटक जाती है, 1 हफ्ते तक नहीं जाती, इंडिया है, हम सब इंडिया में जी रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैं गाड़ी लेके निकलता हूं तो मेरी गाड़ी सीज हो सकती है एज ए लॉ। एक लॉ का पालन करने वाले के लिए ये दिक्कत की बात है। तो उसका कौन जिम्मेदार है, उसको ये कोई जवाब नहीं देता। कहते सर देखिए इसके लिए हम कोई जिम्मेदार नहीं है और आपकी किसी तरीके से हेल्प नहीं कर सकते। बस वो मुझे आश्वासन दे सकते हैं, रिटर्न में कुछ भी नहीं देना चाहते। मैंने उनसे बहुत कहा कि आप लिखित में मुझको दीजिए कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, वो आप कारण हैं। अगर मुझे कोई दिक्कत ही होती है तो वो जिम्मेदार आप होंगे। मुझे किसी तरीके का रिटर्न में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। ये मेरी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं 4-5 दिन से लगातार इनसे बहुत बहुत देर तक मेरी बात होती है और सब जगह सॉरी सर और बस सर सर कोऑपरेट करिए। क्या क्या हम जो कस्टमर्स हैं हम कोऑपरेट करने के लिए बने? आपसे ये शिकायत मैं इसलिए कह रहा हूँ रतन जी क्योंकि आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं और मैं मानता हूँ आप वाकई में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया हो मुझे तो वो यूज़ करके पता लगेगा कि क्या है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि सर्विसेज पे आपका कोई भी ध्यान नहीं है। आपकी सबसे बड़ी कंप्लेंट टाटा मोटर्स की ये है कि सर्विस पे कोई ध्यान नहीं है। मैंने जो गाड़ी परचेज की वो नोएडा में सागर मोटर्स करके हैं, वहाँ से ली है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप खुद की गाड़ी भी बिना बताए कि ये मेरी गाड़ी है वहाँ भेज के देखेंगे तो आपके साथ क्या सलूक होगा वो आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये सब पूरे 4-5 दिन से मेरे साथ घटना चल रही है और मुझे इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। मैं गाड़ी के सिर्फ नंबर प्लेट की वजह से यहाँ बैठा हुआ हूँ अपना सारा काम धंधा छोड़ के, और ये एक हैरेसमेंट है। अब देखिए अगर मैं इस पर केस करता हूँ, आपको मालूम है मैंने आपके एम्प्लॉय से ये भी कहा कि मैं इस पर केस करूँगा, कंज्यूमर फोरम में इस पर केस करूँगा। वो इसको लेके बहुत लाइटली लेते हैं। सर कर दीजिए सर, मुझे समझ में नहीं आता वो इतनी लाइटली क्यों लेते हैं। क्या वाकई में लोग उनसे फाइट नहीं करते, या उनके लाइटली लेने की वजह से एक मार्केट में ऐसा माहौल बन गया है कि ये सब कुछ होगा नहीं करने से? ऐसा लोग बताते हैं, बहुत से लोगों के ऐसे अनुभव है, सर आप बेकार परेशान होंगे। लेकिन ये मामला तो गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे वाला है। फिर चलिए एक और घटना हुई मेरे साथ। आज सुबह मैंने ये सोचा कि चलो मैं इसको माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि आपके जिस एम्प्लॉय ने मुझे मैसेज किया था वो वही लड़की थी जो सेल्स गर्ल थी, और आपके ऊपर के कोई भी एम्प्लॉय जो हैं वो लिख के देने को राजी नहीं कुछ भी। उस लड़की के मुझ पे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, अगर मैं कुछ भेजता हूँ तो मुझे मालूम है आप उस लड़की को निकलवा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस लड़की को भाई तू जॉब छोड़। ये भी मेरे दिल पे भारी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक आपके सिस्टम का छोटा सा हिस्सा है इस चीज़ को क्यों भुगते हैं, या तो फिर वो सारे लोग भुगते जो इस टाटा मोटर्स में इस तरीके के गलत भर गए हैं और काम नहीं करते। तो मैंने ये सोचते हुए कि चलो यार माफ़ किया जाए, मैंने सुबह उसको फ़ोन मिलाया और मैंने कहा बेटा ऐसा करते हैं कि आप मेरी गाड़ी की सर्विसिंग तो करवाइए, क्योंकि इस दौड़ा भागी में मुझे लगभग 700-800 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ना पड़ा और मेरी गाड़ी जो फर्स्ट सर्विस आप देते हैं 2000 किलोमीटर की उसको पार कर गई। तो मैंने कहा सर्विस करवा दीजिए।
कम से कम मैं फिर टाटा मोटर्स के शोरूम पे नहीं जाने का दिल रखता हूँ, बहुत दर्द है। तो मैंने कहा आप किसी आदमी को भेज दीजिए और वो गाड़ी ले जाए, जो कि सर्विसेज आपकी होती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पिक एंड ड्रॉप सर हमारा होता है, हम करवा देते हैं। खैर, तो इतना करके उन्होंने मेरी गाड़ी को मंगवाया। उसके बाद जब गाड़ी लौट के आई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपकी सर्विस की बात, कई बार पहली घटना जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत लोग छोटा लेंगे, लेकिन दूसरी घटना मज़ेदार है। अब इतना गुस्सा होने के बाद जब मेरी गाड़ी सर्विस होके आई, तो अंदर से जो सफाई की गई थी उसमें आपके एम्प्लॉइज ने जो गंदे हाथ मेरी पूरी बॉडी में, गाड़ी के ऊपर साइड में और कई जगह गंदे हाथों का उपयोग किया, जबकि मैंने कह के भेजा था कि इस तरीके की दिक्कतें आप लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो नहीं हुआ। एक गाड़ी के अंदर छोटा सा जो है एक फॉल्ट था, तो मैंने उसको थोड़ा सा बोला कि इसको ये रिपेयर आप करवाएंगे। तो उसने कहा ठीक है सर। गाड़ी जब लौट के आई तो वो रिपेयर नहीं हुआ था। मैंने उसको बोला कि आपने इसका रिपेयर क्यों नहीं करवाया? बोले सर सॉरी सर, हम भूल गए। वाह, अरे जोक, हम भूल गए। कितना आसान है ना ये कहना, हम भूल गए। रतन जी, अगर लोग आपको भूल गए ना, आप सोच के देखिएगा क्या होगा। आपने पूरी जिंदगी जो मेहनत करके टाटा इंडस्ट्री खड़ी करवाई, लोग आपको भूल गए, क्या होगा? और ऐसे ही स्थिति रही तो लोग आपको भूल ही जाएंगे। फिर उसके बाद जब उसने कहा, तो मैंने कहा आप इसको करवाइए, तो मेरा कुछ 760 रुपए का पेमेंट भी उसने भेजा। मैंने कहा मैं पेमेंट नहीं दूंगा, मेरा काम पूरा करवाइए। बोला सर चाबी दीजिए, मैं फिर जाता हूँ और सही करा के लाता हूँ। मैंने कहा इस बीच जो तेल खर्चा होगा वो कौन देगा? बात तो बहुत छोटी, तेल क्या है, गाड़ी यहां से 20 किलोमीटर जानी थी, 20 किलोमीटर आनी थी, 4-5 लीटर तेल खर्चा हो जाता, 300-400 रुपए का तेल ही तो होता, क्या था? लेकिन मैं क्यों करूं? 40 लीटर से तेल ही नहीं खर्चा होता, वो आगे चल के 40 मीटर पे और भी खर्चा होता, 40 किलोमीटर पे। मैं क्यों करूं? मैंने कहा आप यहां बुलवा के करवाइए काम, तब मैं पैसा दूंगा। लेकिन लड़ाई झगड़े पे उतारू हैं, लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। आपके जो भी आपकी फर्म्स हैं, आपने गुंडे मवालियों को जो हैं वो दे रखे हैं इसकी डीलरशिप, उनके पास पैसा है। मैं तो गुंडे मवाली बोलूं, क्योंकि वो कभी स्वयं नजर नहीं आते। जिनके पास भी ये फर्म होगी जिनकी, वो कभी स्वयं नहीं मिलते। गाड़ी बिक जाती है, गाड़ी लोग ले जाते हैं, परेशान होते हैं, चिल्लाते हैं, सब नौकर देख रहे हैं, नौकर अपने ढंग से देख रहे हैं। वो तो पैसा लगा दिए, गुंडे मवाली हैं, बैठे हुए हैं। और कभी कोई कहे कि हम इस तरीके के कोई केस करेंगे, कुछ करेंगे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये जो बात कह रहा हूं, और जितने भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा भी ये लगता है कि स्वदेशी सही या अपने देश का रिस्पेक्ट करते हुए हमें अपने देश को सुधार करना चाहिए, इसके तहत ही सही, तो ये बात मैक्सिमम लोगों तक नहीं, बल्कि कम से कम रतन टाटा तक तो जरूर पहुंचनी चाहिए। इतने टैग करो कि उनको ये वीडियो देखना पड़े। रतन जी, मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, आप इस पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, वीडियो जहां से जारी किया गया। मैं आपसे एक बार बात तो करना चाहता हूं, आप कर क्या रहे हैं? आप इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, आपके पास अभी मैनेजमेंट नहीं आया? सही कर रही है, अगर आप जैसे लोगों को देखते हैं तो हम, मुझे लगता है सही कर रही है सरकार की, प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। प्राइवेट सेक्टर के पास कौन सी ऐसी खूबी है, वो हमारे हिंदुस्तान के मतलब लोगों को ही अपनी जॉब पे रख के और उनसे अच्छा काम करवा लेते हैं। मैंने देखा हमारे देश की जो ट्रेनें होती हैं उन पे लोग थूकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जो है मेट्रो चलती है उस पर आज तक कोई थूकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को मैं अच्छा नहीं मानता इन अर्थों में कि हमारे देश की बहुत बड़ी संपत्ति उनके हाथ में जा रही है। लेकिन अगर हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर की तरफ देश बढ़ रहा है, तो निश्चित इस तरीके के एग्जाम्पल्स जो मेरे साथ हुए हैं वो कारण बनते हैं, और आप जैसे लोग कारण बनते हैं। रतन, तुम्हारे जैसे लोग कारण बनते हैं इस चीज के लिए। आप, हो सकता है नीचे कुछ लोग कमेंट्स करें, अरे स्वामी जी
दृष्टा बनो, ये वो नहीं, मैं ऐसा दृष्टा नहीं। मेरे हाथ में सुदर्शन है, फोकट में थोड़ी ना रखा हुआ है। चलाऊंगा नहीं तो काम कैसे बनेगा? मुझे थोड़ी ना किसी अर्जुन से स्वयं के लिए गीता सुननी है। मैंने ना जाने कितने अर्जुनों को गीता सुनाई है। तो इसलिए कृपा करके मुझे कोई ऐसी सलाहें मत दें। हाँ, इतना जरूर है कि रतन जी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके किसी शोरूम के आगे अपनी गाड़ी को आग लगा दूंगा। सुन लीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो इस सिस्टम से लड़ने के लिए मैं आपके किसी शोरूम के आगे अपनी गाड़ी को आग लगा दूंगा और पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे इसी बात का प्रचार करूंगा कि आपके बनाए हुए किसी प्रोडक्ट को ना खरीदें। आप में थोड़ी सी भी अगर इंसानियत बाकी है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं इंसानियत शब्द का यूज आपके लिए कर रहा हूं, ये सही है कि नहीं, क्योंकि आप दिखने में बहुत ज़हीन हैं। आपकी वो वाली बातें मैंने पोस्ट पड़ी थी जिसमें आप किसी विदेश में किसी जगह गए थे खाना खाने और ज़्यादा कुछ खा रहे थे, फिर वहाँ लोगों ने बताया कि सर इतना ज़्यादा मत लीजिए, उतना लीजिए जितना आप खा सकें, ऐसे करके बहुत अच्छा सा आपका पोस्ट पड़ी थी। विदेशों से आप ये सीख क्या है? क्या आपने कभी अपने एम्प्लॉयज़ को ये सिखाने की कोशिश की कि इतनी जहनीत के साथ इतने अच्छे ढंग से हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए जो हमारे कस्टमर्स हैं? कस्टमर, मैंने सुना था कि भगवान होता है। मैंने फील किया है, मैंने उस कस्टमर का भगवान होना भी फील किया है। वो कहानियां मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, वो आपकी कहानियों पे बहुत भारी हैं। आपकी छोटी छोटी कहानियों पे मेरी कहानियां बड़ी भारी पड़ जाएंगी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कस्टमर को चूतिया ना समझो। आज तुम जो भी हो इन कस्टमर के कारण हो, और ये कस्टमर अगर तुम्हारे प्रति शिकायतों से बहुत नहीं भरे तो उसका कारण है ये भारत भूमि, जहाँ शायद लोग क्रांति भूल चुके हैं, लेकिन मैं नहीं भूला। क्रोध में हूँ, फिर भी आपसे बहुत सलीके से बात कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस विषय पे आप एक्शन लें और कहीं ना कहीं अगर हो सके तो इन घटनाओं की जिक्र करें, ताकि लोगों को इस बात की तमीज़ आए कि वो किस तरीके का बिहेव करते हैं। मुझे जो बात कहनी थी वो कही मैंने। यूं तो कहना चाहिए कि आपके अंदर बैठे भगवान को या परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि एक व्यापारी को ही प्रणाम कर लूँ, इस योग तुम हो जाओ, वही बहुत बड़ी बात होगी। और जिस दिन हो जाओगे निश्चित प्रणाम भी कर लूँगा। अभी शिकायतें हैं, स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं तुम्हें इस योग्य भी नहीं मानता। आज इतना ही।